गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं 69वीं बीपीएससी एग्जाम के संदर्भ में चर्चा करने के लिए, और मैं आपका ध्यान उन चुनौतियों की ओर आकृष्ट करवाना चाहूंगा जो नए कैलेंडर इशू करने के बाद आप लोगों के सामने मौजूद हैं अभ्यर्थी के रूप में और मेंटर्स के रूप में, जो चुनौतियां हम लोगों के सामने भी मौजूद हैं। बीपीएससी ने जो नया कैलेंडर जारी किया है, अगर आप देखें तो उसमें 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए डेट 30 सितंबर का दिया गया है। ठीक 45 दिन बाद 15 नवंबर को पीटी के रिजल्ट आ जाएंगे और ठीक 23 दिन बाद 9 नवंबर से मेंस एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो लोग भी 69वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास प्री एग्जाम के बाद कुल मिलाकर के केवल 68 दिन का समय होगा। जबकि 67वीं बीपीएससी के कंटेक्स्ट में देखें, 68वीं बीपीएससी के कंटेक्स्ट में देखें, यह समय जो है करीब करीब 90 दिन के आसपास का था, 90-92 दिनों का। और तब भी छात्रों को परेशानियां आ रही हैं मेंस की तैयारी करने में। अब थोड़ा सा डिटेल्स में मैं जाऊं तो 30 सितंबर को अगर पीटी का एग्जाम है और 15 नवंबर को पीटी का रिजल्ट आ रहा है, तो यहां पर आपके सामने दो तरह की समस्या आ रही है। जिस तरह के अप्रोचेज हैं, मास लेवल पर छात्रों की बात कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो विजन और विजुअलाइजेशन के साथ काम करते, जो प्री और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाते हैं और इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाते हुए कोशिश करते हैं कि प्री एग्जाम में अपियर होने के पहले मेंस की तैयारी हमारी हो जाए। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो प्री पर फोकस करते, प्री एग्जाम के बाद कट ऑफ क्या होगा, होगा या नहीं होगा, इस दुविधा में उलझे रहते और प्री एग्जाम और पीटी के रिजल्ट के बीच का जो समय है, करीब करीब 1.5 महीने का समय, वह समय उनका यूं ही जाया जाता है। 67वीं बीपीएससी के कंटेक्स्ट में भी हमारे अनुभव हैं, 68वीं बीपीएससी के कंटेक्स्ट में भी हमारे अनुभव हैं कि उन्होंने पीटी एग्जाम के बाद जो करीब करीब 45 दिन का समय मिला पीटी रिजल्ट एग्जाम और रिजल्ट के बीच का, इसी दुविधा में होगा या नहीं होगा में उस समय को उन्होंने काट दिया। और अब समस्या यह उभर करके सामने आ रही, इवन एक बच्चा आज मुझसे आकर के मिला है कि सर आपकी कुछ मदद चाहिए। हमने पूछा किस सिलसिले में, तो 68वीं बीपीएससी के कंटेक्स्ट में। हमने कहा बंधु अब मैं कोई मदद नहीं कर सकता अपनी ओर से, आप मुझे बतलाएं कि मैं कहां आपकी मदद करूं। अगर आप ये बतलाएं कि यहां पर आपको दिक्कत है, वहां पर मैं आपकी मदद करूं, तो शायद पॉसिबल होगा, तो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन अपनी ओर से मैं कोई मदद कर पाने में असमर्थ हूं। अगर पीटी एग्जाम और पीटी रिजल्ट के बीच 45 दिन का समय है, तो पीटी रिजल्ट और मेंस एग्जाम 15 नवंबर और 9 दिसंबर, इसके बीच आपके पास 23 दिन का समय है। और इस बात को ध्यान रखें, इन 23 दिनों के बीच में, जैसा कि 67वीं बीपीएससी के कंटेक्स्ट में भी हुआ था, यह सिचुएशन तब भी आया था। उस समय प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के बीच, प्री एग्जाम और पीटी रिजल्ट के बीच दीपावली और छठ पड़ा था। 68वीं बीपीएससी में भी देखें, पीटी एग्जाम और पीटी रिजल्ट के बीच होली पड़ा, जिसने बच्चों के मोमेंटम को तोड़ा, करीब करीब 10 से 12 दिन क्लासेज को डिस्टर्ब किया। और इस बार अगर आप जाकर के देखें तो 15 नवंबर को पीटी का रिजल्ट आ रहा है, जो ठीक दीपावली के बाद का समय है। 28, 19, 20 नवंबर ये छठ का समय है। और आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि होली, दीपावली और छठ ये दो ऐसे समय हैं जब करीब करीब 10 से 12 दिनों के लिए पटना रुक जाता है।
बिहार में तमाम गतिविधियां जो हैं बाधित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन 23 दिनों में आपको 20 तक के डिस्टर्बेंसेज के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये जो 15 से 20 का समय है, ये 15 से 20 का समय जो है वह दीपावली और छठ के बीच का समय है। और इस समय में चाह करके भी आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं हो सकते। और अगर 20 के बाद आते हैं तो जो आपको 23 दिन का समय मिला वो समय घट करके 18 दिन रह जाता और उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते कि इसके माध्यम से मैं कहना क्या चाहता हूं, तो बहुत ही स्पष्ट है। पहली चीज मैं यह बतलाना चाहता कि मोस्ट ऑफ द केसेज में अगर आप जाकर के देखें तो बीपीएससी में पीटी में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे कुछ समय पहले तक, या ऐसा नहीं है कि अभी ही आमूलचूल बदलाव आने जा रहे हैं, उनमें अगर आप देखें तो एक बड़ी समस्या आती है। जो बच्चे प्री के बाद मेंस की तैयारी के लिए आते, उनके पास जनरल स्टडीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उनके पास जनरल स्टडी का बेसिक अप्रोच नहीं होता है। ये पहली बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या जो उभर करके सामने आ रही वह यह कि जीएस मेंस की तैयारी आपको करनी है, जबकि आपके पास बेसिक अप्रोच, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं मेंस में, अगर मैं 4-5 शब्दों के माध्यम से कहूं, नंबर 1 इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे, नंबर 3 एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे, नंबर 4 अपडेशन पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे, नंबर 5 बिहार स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जा रहे। भले ही बीपीएससी जीएस मेंस के सिलेबस का दायरा सीमित हो, लेकिन उसमें गहराई बहुत ज्यादा है। सीमित टॉपिक हैं लेकिन असीमित संभावनाएं वो समाहित करते, और जिस तरह से एप्लीकेशन पर बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे, अंडरस्टैंडिंग पर प्रश्न पूछे जा रहे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को के लिए अपने आप को तैयार करना यह आसान नहीं है, क्योंकि प्रश्न एडवांस स्टेज के पूछे जा रहे और आपके पास बेसिक अप्रोचेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का अभाव है। नंबर 2 ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, जो कि 68वीं बीपीएससी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। 300 मार्क्स के ऐसे के पेपर हैं और 3 ऐसे 100-100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ऐसे के पेपर के कंटेक्स्ट में देखें तो अभी जो बच्चे 68वीं बीपीएससी मेंस दे रहे हैं और हम लोगों के साथ जुड़े हैं, 2 स्तरों पर समस्या महसूस कर रहा। पहला संदर्भ जो है कि कहीं न कहीं विषय जानकारी में गहराई का अभाव है, सतहीपन है, और यह सतहीपन ऐसे की जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे का जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रहे हैं। दूसरी समस्या जो ऐसे के कंटेक्स्ट में आ रही है, वह समस्या यह आ रही है कि लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ द बच्चों का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो वनडे एग्जाम की तैयारी करते, मल्टी एमसीक्यू बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उस अप्रोचेज के साथ तैयारी करते। उनका फोकस गाइड बुक पर होता है, टेक्स्ट बुक से वो दूरी बरतते हैं, और इसके कारण अगर आप देखें तो उनका लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं पुअर होता है। और अगर इसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो ऐसे में लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन अहम रोल प्ले करने जा रहा है। और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन नंबर 1, नंबर 2 डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 व्यापकता, विस्तार। ये 3 कंटेक्स्ट ऐसे हैं जो कहीं पर 20 क्लास, 25 क्लास, 30 क्लास में आप हासिल नहीं कर सकते। जब तक वाइडर रीडिंग आपकी नहीं होगी, जब तक वाइडर पर्सपेक्टिव आपका नहीं होगा, जब तक एसे और जीएस के बीच इंटरैक्टिव अप्रोचेज को आप लेकर के नहीं चलते, जब तक आप जीएस से इतर हट करके एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में एसी की आप तैयारी नहीं करते, एसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आपके लिए मुश्किल होगा। यह तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है।
और चौथी सबसे बड़ी चुनौती है कि ऑप्शनल अभी भी एग्जिस्ट कर रहे, भले ही वो क्वालिफाइंग हो और एमसीक्यू बेस्ड हो। तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शनल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल यह उभर कर सामने आता कि अगर इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं तो इस तरह की चुनौतियों का सामना कैसे करें। और इन्हीं चुनौतियों के बीच एक और बड़ी चुनौती आपके सामने है। नहीं, एक कहावत है, थान जाए तो जाए लेकिन गज ना जाए। थान जाए तो जाए लेकिन गज ना जाए। मतलब यह कि आप अपने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये को बचाने के लिए अपने कैरियर का बहुमूल्य 2 साल, 2.5 साल दांव पर लगा देते। और इसका जब तक आपको एहसास होता तब तक काफी देर हो चुकी होती। उसके बाद ना आपके पास वह एनर्जी रह जाती है, ना आपके पास स्पेस रह जाता है, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते। और जिस तरह से आपकी भीड़ ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है, बिना जाने और समझे कि ऑनलाइन एक विकल्प देता है, ऑनलाइन ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिस पर पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं और आगे भी इस पर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। ऑनलाइन का लाभ अगर उठाना चाहते तो उसके लिए आपको कमिटेड होना होगा, उसके लिए आपको सिंसियर होना होगा, उसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना होगा। और इन 3 चीजों के साथ जिस चौथी चीज की जरूरत होगी कि जिसके यहां आपने ऑनलाइन कोर्स जहां भी ज्वाइन किया है, अगर आपका उनमें भरोसा नहीं है तो आप ऑनलाइन का लाभ उठाने में असमर्थ होंगे। ये बातें एज ए मेंटर अब तक के अपने अनुभवों के आलोक में कर रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग भी उपलब्ध करवाते। ये बातें एज ए पेरेंट मैं कर रहा, जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं उनके कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, क्योंकि हमने अपने बच्चे को भी ऑनलाइन के विकल्प दिए और अब ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ लौट रहा। और ये बातें एज एन ऑडियंस भी मैं कर रहा हूं कि ऑनलाइन के कंटेक्स्ट में हमारे क्या अप्रोच होते, हमारे क्या ट्रीटमेंट होते और वहां पर किस तरह की समस्या उभर करके सामने आती। तो सवाल यह उभर करके सामने आता, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करें। लेकिन आपकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता, मैं ये बतला सकता। पहला मेरा अप्रोच होता कि अभी से 2 चीजों को मैं फोकस करता। नंबर 1, मंथली मैगजीन को अभी से फॉलो करता और हमारी कोशिश होती कि लास्ट साल भर के जो मंथली मैगजीन है और उसके लिए स्टैंडर्ड मैगजीन के रूप में मैं प्रतियोगिता दर्पण को आधार बनाता। उस स्टैंडर्ड मैगजीन के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इशूज को मैं कवर करता, चाहे उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे उसके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे उसके आर्थिक घटनाक्रम हो, चाहे उसके सामान्य ज्ञान हो, चाहे उसके स्मरणीय तथ्य हो, चाहे उसके विश्व परिदृश्य के जो 2 आलेख मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते, या टाइम टू टाइम कुछ महत्वपूर्ण आलेख जो उसमें समाहित किए जाते। तो मंथली मैगजीन को रिलीजियसली मैं अभी से फॉलो करता। दूसरा काम जो करता, चूंकि अभी हमारे पास समय है, तो बिहार सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 और बिहार सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है 2023-24 के कंटेक्स्ट में, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को मैं प्रॉपरली कवर करता। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी जो कोशिश होती कि अभी से लेकर के एटलीस्ट जुलाई लास्ट तक का जो समय है, पूरा का पूरा समय मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करता। और हमारी कोशिश होती कि करंट के पैरेलली मेंस के जो डिफरेंट सेक्शन है, चाहे वो इंडियन पॉलिटी सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमी सेक्शन हो, चाहे हिस्ट्री सेक्शन हो, चाहे साइंस एंड टेक सेक्शन हो, इस सेक्शन को हम प्रॉपरली कवर करें। और इसको प्रॉपरली कवर करने के क्रम में एनसीईआरटी की बुक को अनिवार्य तौर पर मैं आधार बनाता, विशेष करके हिस्ट्री सेक्शन के लिए, विशेष करके पॉलिटी सेक्शन के लिए, विशेष करके इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिए।
एनसीईआरटी को जरूर आधार बनाता। नेक्स्ट अगर आप मुझसे बात करें, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी दो स्ट्रैटेजी होती। एक, जीएस से रिलेटेड टॉपिक पर जो ऐसे पूछे जाएंगे, तो चूंकि जीएस का हम वाइडर कवरेज कर रहे हैं और थोड़े से कवरेज को और हम फैलाएंगे, ताकि अगर उस टॉपिक पर ऐसे पूछा जाए, अगर उस टॉपिक पर 800-900 शब्द भी हमें लिखने हो, तो हम ऐसे टॉपिक को प्रॉपरली रिस्पोंड करने की स्थिति में हो। एंड एट द सेम टाइम अदर देन जीएस के जो टॉपिक हैं, चाहे वो साहित्य समाज संस्कृति हो, चाहे वो डेमोक्रेसी को हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में लेकर के चले, चाहे रिजर्वेशन को हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में लेकर के चले, जीएस वाले 2-4 पेज या चुटका नोट्स वाले अप्रोच के साथ नहीं, तो अदर देन जीएस के जो टॉपिक होते उनके वाइडर कवरेज को हम इंश्योर करते, और उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चाहे हमें एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत पड़े, चाहे हमें अदर बुक को पढ़ने की कोशिश पढ़ना पड़े, हम उसको फॉलो अप करते। और तीसरा काम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते कि लैंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन में सुधार के लिए हमारी पूरी की पूरी कोशिश होती कि इस दौरान लिटरेचर के करीब जाएं, टेक्स्ट बुक के करीब जाएं, और टेक्स्ट बुक और लिटरेचर के सानिध्य में जाकर हम अपने लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करें। थर्ड जो डायमेंशन है वह है ऑप्शनल का। ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा यह अप्रोच होता कि अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने जो हैं, पहले से हम ये डिसाइड करते कि हमें अमुक ऑप्शनल लेना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे लिए प्रीफरेबल हिस्ट्री ऑप्शनल होता, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल से करीब करीब 22-23% प्रश्न पीटी में पूछे जाते। तो प्री के समय में हिस्ट्री ऑप्शनल को थोड़ा सा वाइडर कवरेज देता, केवल मॉडर्न पर फोकस नहीं करता, एंशिएंट और मिडाइवल को भी फोकस करता, यह सोच करके कि मेंस में चूंकि कम समय है तो उस समय उतना समय हमें पढ़ने के लिए नहीं मिल पाएगा, तो अगर चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं तो उसी स्थिति में मेंस के समय हम आसानी से जो है उसको रिवाइज कर सकते, और रिवाइज अगर करते हैं प्रॉपरली तो उस स्थिति में क्वालिफाइंग स्टेज तक पहुंचना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। कंक्लूसिवली अगर मैं कहूं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम लोगों ने अपना एक अप्रोच चेंज किया है। मेंस एग्जाम के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हर सप्ताह वीकेंड पर 3 घंटे के एक क्लासेज मेंस करेंट सेक्शन पर शुरू करने जा रहे हैं, जो हर सप्ताह होंगे, और ये क्लासेज अगस्त लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। तो बंधु, एक बार फिर से मेरी सलाह होगी, अगर बीपीएससी की तैयारी को लेकर आप गंभीर हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर बीपीएससी की तैयारी को लेकर के गंभीर हैं, बीपीएससी में अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं, और आपकी यह कोशिश है कि 69वीं बीपीएससी में हम अपनी पूरी तैयारी के साथ काम करें, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को झोंकें, तो इसके लिए मैं यह सजेस्ट करूंगा कि जिस स्ट्रैटेजी की चर्चा मैंने यहां पर की है, उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करने की कोशिश करें। मेंस का कोई बैच आपको प्री एग्जाम के बाद नहीं मिलने जा रहा, बिलीव करें, और कोई भी बैच अगर आपको मिलेगा तो वो खाना पूर्ति ही करवाएगा। और मैं पीटी एग्जाम के बाद निश्चित तौर पर आप में से अधिकांश लोग पीटी रिजल्ट को लेकर उहापोह की स्थिति में होंगे और पीटी रिजल्ट तक की प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए बंधु, विजन के साथ काम करें, विजुअलाइजेशन के साथ काम करें। अगर आप विजन और विजुअलाइजेशन के साथ काम करते तो उसी स्थिति में सफलता के करीब आप होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं, इस वादे के साथ कि जहां पर जैसे आपको हमारे सहयोग की जरूरत होगी, हमारी टीम के सहयोग की जरूरत होगी, वह सहयोग आपके लिए उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।